हेलो एवरीवन। एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 के साइंस के प्रश्नों को चैप्टर वाइज कवर करने वाले हैं। दोस्तों, क्लास 6 में आपके टोटल 16 चैप्टर हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसके 5 चैप्टर के प्रश्नों को देखेंगे और इसके आगे के चैप्टर के प्रश्नों को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो टीआरई 3, टीआरई 4 और सीटेट के अलावा अन्य सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला चैप्टर है भोजन यह कहां से आता है। तो इससे प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। यह प्रश्न आपका बीपीएससी टीआरई 2 के 6 to 8 के जीएस में पूछा गया था। एग्जैक्ट यह प्रश्न था कि वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे कॉर्निवोर कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉर्निवोर को हिंदी में क्या कहा जाता है? मांसाहारी कहा जाता है। जो जानवर मुख्यतः मांस खाता है उसे मांसाहारी या कॉर्निवोर कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें शाकाहारी कहा जाता है। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी या हर्बीवोर कहा जाता है। जैसे हम बात करें, खरगोश हो गया आपका, गाय हो गया, बकरी हो गया, हाथी, घोड़ा, ये सब क्या है? तो ये आपका शाकाहारी जंतु है। और जो केवल जंतुओं को खाते हैं यानी जो केवल मांस को खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें मांसाहारी कहा जाता है। मांसाहारी या कॉर्निवोर कहा जाता है। हिंदी इंग्लिश दोनों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मांसाहारी की बात करें, कौन कौन से जंतु आते हैं इसमें? आपका शेर हो गया, चीता हो गया, गीदड़, तेंदुआ, चील वगैरह, ये सब किसमें आते हैं? तो ये सब मांसाहारी जंतु हैं। ठीक है। अगला है, जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी या ओमनिवोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओमनिवोर कहा जाता है। जैसे हम बात करें सर्वाहारी में कौन आता है, तो मनुष्य कैसा जंतु है? तो आपका सर्वाहारी है। कुत्ता, ये भी क्या है? आपका सर्वाहारी है। कौवा, कौवा भी आपका सर्वाहारी है। ठीक है। एग्जाम्पल देके कभी कभी पूछ लेता है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिए, यहां पे पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत होते हैं। बिल्कुल आपका ये सत्य है। पौधे एवं जंतु भोजन के क्या होते हैं? प्रमुख स्रोत होते हैं। तो ये पॉइंट आपका सही है। दूसरा है, सभी पौधे की जड़, तना, पुष्प और पत्तियों को खाया जाता है। ये पॉइंट आपका गलत है। देखिए, यहाँ पे जो सभी लगा है इसलिए गलत हो जाता है। हम सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प और पत्तियों को नहीं खाते हैं। हम किसी का जड़ खाते हैं, तो किसी का तना खाते हैं, तो किसी का पुष्प खाते हैं, किसी को जो है पत्तियों को खाया जाता है, और किसी को जो है जड़ या तना दोनों खाया जाता है, किसी को पत्ती और पुष्प दोनों खाया जाता है। इसलिए पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। जो यहाँ पे सभी लगा है इसलिए पॉइंट गलत हो जाएगा। ठीक है। अगला है, कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। बिल्कुल आपका सही है। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। जैसे हम बात करें केला, केला का हम क्या करते हैं? फल भी खाते हैं। केला का फल भी खाया जाता है, फूल भी खाया जाता है। केला का जो है फूल भी खाया जाता है और तना भी खाया जाता है। तो कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। तो ये पॉइंट आपका बिल्कुल सत्य है। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो यानी गलत कथन पूछ रहा है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। ठीक है। व्याख्या भी देख लेते हैं। सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प एवं पत्तियों का प्रयोग खाने में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पौधों का कुछ विशेष हिस्सा ही प्रयोग योग्य होता है। यानी हम किसी का जड़ खाते हैं, तो किसी का तना, किसी का पुष्प, तो किसी पत्ती, किसी का एक से अधिक चीजों को हम खाते हैं। ठीक है। तो ये पॉइंट आपका सही है। सभी पौधों में कुछ भिन्नताएं होती हैं। जैसे बात करें सरसों की पत्तियां, सरसों की पत्ती का ये क्या बनता है? इसका साग बनाया जाता है, और बीज से क्या होता है? तेल निकाला जाता है। अर्थात कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग जो होते हैं खाने योग्य होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कौवा कैसा जीव है? अभी बताया था
कौवा कैसा जीव है, इसमें मांसाहारी है कि शाकाहारी है कि सर्वाहारी है? तो कौवा जो है आपका सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौवा जो है क्या है आपका सर्वाहारी या ओमनीवोर है। इंग्लिश जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या है आपका कौवा? ओमनीवोर है यानी सर्वाहारी है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मिलान करना है यहाँ पे शेर एवं बाघ। शेर एवं बाघ ये क्या है? तो मांसाहारी है, यानी ये दूसरे जंतुओं को खाते हैं। ये क्या हुए? मांसाहारी हुए, यानी दूसरे जंतुओं को खाते हैं। दूसरा आपका शाकाहारी। शाकाहारी क्या होते हैं? तो पादप एवं पादप उत्पाद को खाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें शाकाहारी कहा जाता है। पालक एवं फूल गोभी ये क्या है आपका? सब्जियां हैं। दूध, पनीर, घी, दही ये क्या है? सभी क्या है? जंतुओं से प्राप्त है, यानी सभी क्या है? जंतु उत्पाद है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सर्वाहारी की श्रेणी में आता है? सर्वाहारी की श्रेणी में कौन सा जंतु आता है, यानी ओमनीवोर की श्रेणी में कौन सा जंतु आता है? सर्वाहारी क्या होता है? अभी बताया था, जो आपका पादप और जंतु दोनों खाते हैं, वो किस श्रेणी में आते हैं? तो आपका सर्वाहारी की श्रेणी में आते हैं। जैसे बताया था मनुष्य, मनुष्य कैसा जंतु है? तो आपका सर्वाहारी है। तिलचट्टा ये भी आपका सर्वाहारी है, ध्यान रखिए, तिलचट्टा भी आपका सर्वाहारी होता है। गाय, गाय बताया था अभी मैंने, कैसा जंतु है ये? तो आपका शाकाहारी जंतु है, गाय शाकाहारी है। तो ये आपका इसमें पूछ रहा है कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है? ओमनीवोर की श्रेणी में, तो यानी हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस पौधे के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं? किस पौधे के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं? देखते हैं इसमें, पहला दिया केला, अभी बताया था, इसका जो है केला का तना भी खाया जाता है, फूल भी खाया जाता है, और इसका जो है फल भी खाया जाता है, तो ये आपका तो होगा। दूसरा है भिंडी, भिंडी का सिर्फ हम फल खाते हैं, ध्यान रखिएगा, इसका तना जड़ नहीं खाया जाता, इसका क्या खाया जाता है? सिर्फ फल खाया जाता है, ठीक है। सीताफल या कद्दू, सीताफल या कद्दू की बात करते हैं हम, तो ध्यान रखिएगा, फल तो खाते ही हैं, फूल भी खाया जाता है इसका, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, फूल भी इसका खाया जाता है। फूल की क्या बनती है? पकौड़ी बनती है, एनसीईआरटी में दिया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। जो ये एक आपका सीताफल होता है, इसके फूल की पकौड़ी बनती है, तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती हैं, क्योंकि? मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित क्यों करती हैं? पहला दिया है, फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं। बिल्कुल आपका ये सत्य है, फूल और उनका जो मकरंद होता है वर्ष में कुछ समय के लिए उपलब्ध होती हैं, इसलिए क्या करती हैं? वो इकट्ठा कर लेती हैं ताकि वो साल भर उसका प्रयोग कर सके, तो यही पॉइंट आपका सही हो जाएगा। और देख लेते हैं इसमें, मधुमक्खियों में अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति होती है, ये गलत है आपका, दूसरा गलत है। तीसरा है, इनमें आलस की प्रवृत्ति होती है और ऐसा करने से उन्हें खाने का भंडार एकत्र होने के बाद काम नहीं करना पड़ता, ये भी आपका गलत हो जाएगा। पहला आपका सही है, फूल और उनका मकरंद जो है वर्ष में केवल कुछ समय के लिए उपलब्ध होता है, इसलिए वो एकत्र करती हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं, क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियां इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन को क्या कहता है? उसे एपीकल्चर कहा जाता है। मैंने एक्स्ट्रा प्रश्न जोड़ दिया इसमें जो बन सकता था। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? इसे एपीकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें सेरीकल्चर किसे कहते हैं, तो ये रेशम कीट पालन को क्या कहता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। ये रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। विटीकल्चर किसे कहते हैं? तो अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चैप्टर 1 से जितने भी प्रश्न बन सकते थे मैंने सारे प्रश्नों को इसमें शामिल कर दिया है। इससे बाहर आपके एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अध्याय 2 है जिसका नाम है भोजन के घटक। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे कई सारे प्रश्न बनते हैं। तो प्रश्न देखते हैं। चैप्टर 2 से पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है? निम्नलिखित में से कौन सा भोजन के पोषक तत्वों में
सम्मिलित है। पहला दिया है खनिज लवण, बिल्कुल सही है, ये आपका पोषक तत्व में आता है। विटामिन, ये भी क्या है आपका पोषक तत्व है। तीसरा है आहारी रेशे या रुक्षांश, ये आपका पोषक तत्व नहीं है। ध्यान रखिए, खनिज लवण और विटामिन ये क्या है आपका पोषक तत्व है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण सम्मिलित है। अगर पूछा जाए भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन से हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण इसमें आते हैं पोषक तत्वों में। ठीक है, इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे, जिसे आप लोग रुक्षांश और कहते हैं, और जल भी होता है। भोजन के जो ये पोषक तत्वों के अतिरिक्त जो है भोजन में क्या होता है, आहारी रेशे होते हैं, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, फाइबर कहते हैं। ठीक है, ये फाइबर होता है, आहारी रेशे को फाइबर भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, जल भी होता है। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व जो है प्रदान नहीं करते हैं, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। जो आहारी रेशे ये तो भोजन में सम्मिलित होते हैं, लेकिन पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं। फिर इसका काम क्या होता है, तो रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। रुक्षांश का कार्य क्या होता है, तो बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में जो है ये सहायता प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। ध्यान रखिए, इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, सारे कथन, जितने कथन है उतने प्रश्न है। पहला दिया इसमें, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। बिल्कुल आपका सत्य है। कार्बोहाइड्रेट और वसा ये क्या है, ऊर्जा के स्रोत है, हमारे शरीर को क्या प्रदान करते हैं, तो ये ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ये पॉइंट आपका बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। बिल्कुल सत्य है, आप सभी ने पढ़ा होगा। प्रोटीन यह क्या शरीर की वृद्धि में सहायता करता है, खनिज लवण अनुरक्षण के लिए आवश्यक होता है। यानी प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। बिल्कुल क्या आपका सत्य है ये। अगला, विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायता प्रदान करते हैं। बिल्कुल सत्य है ये भी। विटामिन का काम क्या होता है, तो हमारे शरीर की जो है रोगों से रक्षा प्रदान करते हैं ये। तो ये भी पॉइंट आपका सही है। तो इसमें गलत पूछ रहा है, कौन सा गलत है, तो ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बीपीएससी ऐसे ही प्रश्न पूछता है। ठीक है, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, गलत पूछा था इसलिए। उपयुक्त तीनों कथन आपके बिल्कुल सत्य हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को ऊर्जा से, इनसे क्या होता है, शरीर को ऊर्जा मिलती है। और प्रोटीन तथा खनिज लवण शरीर की वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता देते हैं, जबकि रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है पूछ रहा है यहाँ पे। पहला दिया अमीनो अम्ल, यही नहीं है। ये किसका, ये क्या होता है आपका, ये प्रोटीन होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रोटीन होता है। बाकी मंड और शर्करा ये क्या आपका कार्बोहाइड्रेट के प्रकार है। मंड यानी स्टार्च और शर्करा ये क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार होते हैं। तो इसलिए इसमें पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही आपका ऑप्शन ए क्या है, आपका कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। बाकी मंड और शर्करा जो है ये कार्बोहाइड्रेट के प्रकार होते हैं। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। हमारे शरीर में जो आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है मंड तथा शर्करा के रूप में होता है। ठीक है, और अमीनो अम्ल क्या है आपका, ये प्रोटीन होते हैं। ये प्रश्न बना है आपकी बार बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान रखिए, प्रश्न जरूर ध्यान से पढ़िएगा। इसमें वसा के बारे में दिया है कि वसा जो है भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन इस वसा के बारे में सही नहीं है। पहला, भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। सभी को पता होगा, ज्यादा फैट खाएंगे हम तो क्या होता है, मोटापा बढ़ता है। तो ये बिल्कुल आपका क्या है, सत्य है। दूसरा है, वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। बिल्कुल सत्य है।
अभी हमने बताया था कि वसा और कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ऊर्जा के स्रोत होते हैं। तो वसा जो है आपका बिल्कुल सत्य है, ये आपका ऊर्जा प्रदान करते हैं। तीसरा, वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा हमें अधिक ऊर्जा प्रदान कर, ये पॉइंट आपका गलत है। देखिए, वसा में ध्यान रखिएगा, वसा में क्या होता है, ज्यादा ऊर्जा होती है कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले। समान मात्रा में अगर पूछा जाए तो आपका वसा में ज्यादा ज्यादा ऊर्जा होती है, कार्बोहाइड्रेट में इससे कम होता है, कार्बोहाइड्रेट में इससे कम होता है थोड़ा। तो ये आपका पॉइंट क्या इसमें सही नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी मैंने बताया था कि पोषक तत्वों के अलावा शरीर में क्या होता है, जल भी पाया जाता है। ठीक है, भोजन में जल भी पाया जाता है। तो इसमें पूछा जल के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, इसमें सही पूछा है। पहला है, कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से होती है। बिल्कुल सही है, जो हम खाना खाते हैं उसमें भी जल की मात्रा होती है। वही कह रहा है, कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति किससे होती है, जो हम खाद्य पदार्थ खाते हैं, खाना वगैरह जो खाते हैं उससे पूर्ति होती है। बिल्कुल आपका ये सत्य है। दूसरा है, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता प्रदान करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी सही है। जल का कार्य क्या होता है, तो जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। हमने पढ़ा था पोषक तत्व होते हैं, भोजन में क्या पाया जाता है, पोषक तत्व भी पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, रुक्षांश पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, तो जल पाया जाता है। पोषक तत्व तो आपका पता ही है, इसमें विटामिन वगैरह, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह आते हैं। और रुक्षांश ये फाइबर जिसे कहते हैं, इसका काम क्या होता है, बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालता है, सहायता प्रदान करता है। और जल क्या होता है, तो जल का काम क्या होता है, तो पोषक तत्वों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में क्या करता है, ये सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला और दूसरा बिल्कुल आपका सत्य है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। ठीक है, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, क्लास की टाइमिंग डेली आपका शाम 5 बजे रहेगी। ठीक है, अगर आप लोग इस पे अच्छा रिस्पांस देंगे तो हम डेली वीडियो को लाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग होता है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग, रतौंधी। देखिए, विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता यानी रतौंधी होती है। कमजोर दृष्टि या अंधेरे या रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह दिखाई देना बंद हो जाना, रतौंधी के ये आपके क्या है, लक्षण है। अगर रतौंधी के लक्षण पूछे तो कमजोर दृष्टि, आधी रात में थोड़ा कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से ना दिखाई देना, ये आपका क्या होता है, आपका रतौंधी या दृष्टिहीनता जिसे आप लोग कहते हैं। किस विटामिन कमी के कारण होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। देखिए, मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ रखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। रेटिनॉल आपका विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। और प्रमुख स्रोत क्या होते हैं, तो दूध, मक्खन, अंडा, गाजर, कॉड लिवर, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। कॉड लिवर तेल, टमाटर, कद्दू, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सब क्या है, आपका विटामिन ए के स्रोत हैं। देखिए, व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जितने भी प्रश्न विटामिन से पूछे जा सकते हैं मैंने सबको इसमें शामिल कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। विटामिन बी की कमी से सभी को पता होगा, बेरी बेरी होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग, बेरी बेरी। देखिए, व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, और इसके लक्षण क्या होते हैं, दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी, इस रोग को क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। किसके, विटामिन जो बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है उसके लक्षण है ये। अच्छा, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन होता है। क्या नाम होता है इसका, थायमिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके स्रोत क्या होते हैं, समुद्री भोजन, दूध, मांस, मटर, अनाज, हरी सब्जियां क्या है इसके प्रमुख स्रोत हैं। ध्यान रखिए, दूध में सभी विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन सी के अलावा सारे विटामिन पाए जाते हैं इसमें। तो आपका समुद्री भोजन, मांस, मटर, अनाज, हरी सब्जियां, ये क्या है, आपका विटामिन बी1 के स्रोत हैं।
ठीक है। देखिए विटामिन बी के जो है प्रकार बहुत पूछा जाता है। विटामिन बी के प्रकार, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिसमें आपका इसका ट्रिक होता है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा न्यू पॉइंट पर बसा। देखिए इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिए, विटामिन बी के जितने भी रासायनिक नाम है, ठीक है, जैसे आपका विटामिन बी1, इसका रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। थायमिन आपका विटामिन बी1 का है। बी2 की बात करें तो आपका राइबोफ्लोविन आपका बी2 का नाम है। विटामिन बी3 इसका क्या है, पन्नियासिन, विटामिन बी3 का नियासिन। विटामिन बी5 का है पेंटोथेनिक अम्ल, ठीक है, विटामिन बी5 का। विटामिन बी6 इसका रासायनिक नाम क्या है, पाइरिडोक्सिन, आपका विटामिन बी6। और विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है, बायोटिन। और विटामिन बी12 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम पूछा, पिछली बार पूछा था, टीआरई 2 में पूछा था ये, साइनोकोबाल्मिन। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या होता है, साइनोकोबाल्मिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए आपका विटामिन बी1 इंपॉर्टेंट है, विटामिन बी2 ध्यान रखिएगा, 3 ध्यान रखिएगा, और आपका विटामिन 7 और विटामिन बी12, इतने आप जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग कौन सा है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कर्वी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रतौंधी विटामिन ए की कमी से, बेरी बेरी भी आपका विटामिन बी1 की कमी से, और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग, स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं, मसूड़ों से खून निकलना और घाव भरने में अधिक समय लगना, इस रोग के प्रमुख लक्षण होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, घाव भरने में अधिक समय लगना इस रोग के क्या होते हैं, प्रमुख लक्षण होते हैं। यानी विटामिन सी जो होता है घाव भरने में सहायता प्रदान करता है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन सी के स्रोत क्या है, तो भारतीय करौदा, आंवला जिसे कहते हैं आप लोग, नींबू, चूना, अनानास, संतरा, तरबूज, हरी मिर्च, टमाटर, ये क्या है आपके विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं। जो आपका खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है, ध्यान रखिए। दूध में आपका विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है इसका रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, देखिए ये तो आपका विटामिन ए से होता है, ये तो विटामिन बी से होता है, ये विटामिन सी से होता है, तो इसमें विटामिन डी ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है, ध्यान रखिएगा, रिकेट्स। और इसके लक्षण क्या होते हैं, इसमें जो है अस्थियां मुलायम और होकर मुड़ने लगती है, ठीक है, आपका ये क्या है, रिकेट्स। विटामिन आपका जो है ये भी आपका 3 प्रकार का होता है। एक तब D1 हो गया, इसका रासायनिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शिफेरॉल। D1 का नाम क्या है आपका, कैल्शिफेरॉल। D2 का रासायनिक नाम क्या है आपका, आर्गो कैल्शिफेरॉल या एग्रो कैल्शिफेरॉल, जो है आपका विटामिन D2 का रासायनिक नाम है। और विटामिन D3 का रासायनिक नाम कैलो कैल्शिफेरॉल। विटामिन D3 का नाम क्या है, कैलो कैल्शिफेरॉल इसका रासायनिक नाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके स्रोत क्या होते हैं, पनीर, मक्खन, दूध, हरी सब्जियां, मछली का जिगर का तेल और धूप, यानी जो सूर्य का प्रकाश होता है वो भी आपका विटामिन डी के क्या होते हैं, प्रमुख स्रोत होते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, रासायनिक नाम जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, ध्यान रखिए, पूछ रहा कौन सा असत्य है। पहला विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता, बिल्कुल सत्य है। अभी हमने बताया था कि विटामिन ए जो है आपका इसकी कमी से रतौंधी होता है और ये त्वचा के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, यानी विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है, बिल्कुल आपका सत्य है। विटामिन बी1 घाव भरने में सहायक होता है, नहीं, अभी हमने बताया था कि घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो आपका विटामिन सी होता है, ठीक है, कौन सा, विटामिन सी होता है, विटामिन बी1 नहीं होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। और क्या दिया है, विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता प्रदान करती है, बिल्कुल आपका सत्य है। विटामिन डी जो है आपका ये हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करती है, तो ये भी पॉइंट आपका सही है। इसमें पूछ रहा कौन सा असत्य यानी गलत है, तो ऑप्शन बी ये आपका गलत है। विटामिन बी1 घाव भरने में सहायक नहीं होता है, तो कौन सा विटामिन होता है, विटामिन सी होता है, ठीक है। देखें विटामिन बी1 का काम क्या होता है, तो विटामिन बी1 जो है कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। और घाव भरने में सहायक विटामिन कौन होता है, तो विटामिन सी होता है घाव भरने में, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन भोजन पकाने में आसानी से
गर्मी से नष्ट हो जाता है। देखिए कौन सा विटामिन जो है ज्यादा ताप से या गर्मी से जो है नष्ट हो जाता है, भोजन पकाते समय कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो ध्यान रखिए विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ठीक है, विटामिन सी जो है नष्ट हो जाता है ज्यादा पकाने से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ध्यान रखिएगा एस्कॉर्बिक एसिड जो है इसका रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। नाम जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थ में प्रोटीन का परीक्षण किससे किया जाता है? खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है कि नहीं, इसका परीक्षण हम कैसे करेंगे? तो ध्यान रखिए कास्टिक सोडा के विलयन और कॉपर सल्फेट के विलयन से करते हैं, यानी ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए जिसका अगर हम किसी पदार्थ में अगर हम चेक करना है कि उसमें प्रोटीन है कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे? वही इसमें दिया है। परीक्षण खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लेंगे, जिसमें हमें परीक्षण करना है उसकी थोड़ा सा मात्रा लेंगे। परीक्षण आसानी से करने के लिए खाद्य पदार्थ का पेस्ट अथवा चूर्ण बना लेंगे, यानी जिसका हमें परीक्षण करना है उसका हम क्या बना लेंगे? पेस्ट या चूरा बना लेंगे उसका। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा परख नली में डालकर इसमें जल की 10-15 बूंदे डालेंगे। थोड़ी सी मात्रा उसमें जो है क्या करेंगे? परख नली में डालेंगे और जो है जल की 10-15 बूंदे डालेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? अब परख नली में 2 बूंद भोजन के घटक कॉपर सल्फेट का विलयन, यानी कि उसके बाद उसमें भोजन जो है कॉपर सल्फेट डालेंगे उसका विलयन, और 10 बूंदे कास्टिक सोडे का विलयन डालकर इसे अच्छी तरह हिलाएं। देखिए उसमें क्या डालेंगे? कॉपर सल्फेट का विलयन और कास्टिक सोडे का विलयन उसमें डाला जाएगा। कुछ समय उपरांत विलयन का रंग देखो, यदि उसका रंग क्या होता है? बैगनी हो जाता है। यदि जो है उसका रंग क्या हो जाता है? बैगनी हो जाता है, तो उसमें हम तो खाद्य पदार्थ में क्या होता है? प्रोटीन होता है। अगर जो है जब उसमें भोजन में हम कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडे का विलयन डालेंगे, अगर उसका रंग बैगनी हो जाता है तो हम समझ जाएंगे तो उसमें क्या है? प्रोटीन उसमें है। तो ध्यान रखिएगा किससे परीक्षण किया जाता है? तो कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडे के विलयन से इसका परीक्षण किया जाता है। ठीक है, कौन सा रंग होगा प्रोटीन के होने पर? तो बैगनी रंग होगा। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किससे किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप इसको जो है पूरा सीरीज देख लेते हैं तो आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने एग्जैक्ट जो है एनसीईआरटी सारे प्रश्न बनाए हुए हैं। ठीक है, वहीं से पूरा मैंने व्याख्या भी लिया है, सारे प्रश्न वहीं से एग्जैक्ट A to Z हैं। तो आप लोग अगर इसको पूरा देख लेते हैं सीरीज को, तो आपको जो बुक पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला खाद्य पदार्थ में मंड यानी कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किससे किया जाता है? अभी हमने प्रोटीन पढ़ा, अब हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। इसका परीक्षण कैसे करेंगे कि किसी खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयोडीन विलयन से इसका परीक्षण किया जाता है, तनु आयोडीन विलयन से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे करेंगे यहाँ पे देखते हैं। परीक्षण दिए गए खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लेंगे, जिसका हमें परीक्षण करना है उसमें थोड़ी सी मात्रा लेंगे उसकी। इसमें तनु आयोडीन का विलयन 2 या 3 बूंदे डालेंगे। उसमें क्या करेंगे? हम जो तनु आयोडीन है उसका जो है 2-3 बूंदे उसमें डालेंगे। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन के देखो, यदि नीला या काला हो जाता है तो खाद्य पदार्थ में क्या होता है? आपका मंड यानी कार्बोहाइड्रेट विद्यमान है। अभी हमने पढ़ा था प्रोटीन में जो हमने डाला था, ठीक है, उसका रंग कैसा होगा? तो बैगनी होता है। ठीक है, बैगनी। अब जो आपका आयोडीन तनु आयोडीन विलयन डालेंगे अगर किसी पदार्थ में, तो अगर उसका रंग नीला या काला हो जाता है तो हम क्या जानेंगे कि उसमें कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उसमें विद्यमान है। तो ध्यान रखिएगा नीला या काला। ठीक है, नेक्स्ट है, किस भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं? अभी बताया था मैंने, किस भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं? शरीर वर्धक यानी जो शरीर वृद्धि में सहायता प्रदान करता है, ऐसा भोजन शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। तो प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है, क्योंकि प्रोटीन का काम क्या होता है? शरीर वृद्धि में सहायता प्रदान करता है। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित खनिज अभावजन्य रोग युग्म में से कौन सा युग्म सुमिलित है? ध्यान रखिए, खनिज अभावजन्य कह रहा है, यानी कमी से अभावजन्य रोग है। ध्यान रखिएगा, इसमें कौन सा युग्म सुमिलित है? कैल्शियम की कमी से अस्थि क्षय होता है, यानी हड्डियों का क्षरण।
कैल्शियम, अभी बताया था कि जो है विटामिन डी, और इसमें अस्थि क्षरण होता है, बिल्कुल सही है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेगा रोग होता है, बिल्कुल सत्य, सभी को पता होगा, आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। लौह दंत क्षय, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। लौह यानी आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका एनीमिया होता है, यानी अरक्तता होता है, अरक्तल्पता, तो ये आपका एनीमिया हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा युग्म सुमेलित है? तो ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, पहला और दूसरा सुमेलित है, ठीक है। देखिए, लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होने वाले रोग क्या कहलाते हैं? अभावजन्य रोग कहलाते हैं। यानी पोषक तत्वों की कमी से जो रोग होता है उसे क्या कहते हैं? अभावजन्य रोग कहते हैं। जैसे कैल्शियम की कमी से क्या होता है? अस्थियां एवं दंत क्षय से क्या होता है? ये आपका अस्थियां एवं दंत क्षय होता है, किसकी कमी से? तो आपका कैल्शियम की कमी से, अभी हमने पढ़ा था, इसमें क्या होता है? विटामिन डी। आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है, गर्दन की ग्रंथि का फूलना, और बच्चों में मानसिक विकलांगता इसके क्या होते हैं? प्रमुख लक्षण होते हैं। लौह यानी आयरन की कमी से अरक्तता होता है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। इस कारण जो है रोगी कमजोरी का अनुभव करता है, आयरन की कमी से अरक्तता, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम पूछा जाता है, कौन सा विटामिन आपका जो जल में घुलनशील है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन आपका हो जाएगा सी, जल में घुलनशील होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका, बी इसका राइट आंसर, ठीक है, बी, ठीक है। कौन कौन से विटामिन होते हैं आपका जो जल में घुलनशील होते हैं? तो आपका विटामिन सी होता है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, ये आपका क्या होता है? जल में घुलनशील। अच्छा, वसा में घुलनशील कौन होता है? इंपॉर्टेंट है, तो आपका ए डी के ई, आप एक ही ध्यान रखिएगा, बी और सी ध्यान रखिएगा, अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि दो है, बी और सी आपका जल में घुलनशील होता है, बाकी जो विटामिन होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होती है? देखिए, धीमी वृद्धि पूछ रहा है, वृद्धि से हम क्या समझेंगे? प्रोटीन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानव शरीर में जो है आपका प्रोटीन की कमी से धीमी वृद्धि होती है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मानव शरीर की धीमी वृद्धि प्रोटीन की कमी के कारण होती है, किसकी कमी के कारण? प्रोटीन की कमी के कारण होती है, ठीक है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कराए, यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से क्या हो जाती है? अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है। अगर पूछा जाए किसी व्यक्ति में कौन सा आहार जो है अनुपस्थित हो तो पूरी तरह से जो है उसकी वृद्धि रुक जाएगी, तो ध्यान रखिएगा, जिस उसके आहार में अगर प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट बहुत लंबे समय से नहीं है तो क्या होगा? उसकी वृद्धि पूरी तरह से रुक जाती है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लवण है? खनिज लवण पूछ रहा है, इसमें कौन सा है? लोहा, प्रोटीन, फास्फोरस, तो लोहा भी आपका क्या है? ये आपका खनिज लवण है, और फास्फोरस भी आपका खनिज लवण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, शरीर के लिए 5 महत्वपूर्ण तत्व हैं आपके, ये खनिज लवण है, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम और सोडियम, ये क्या है आपका? प्रमुख 5 हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी, इसके अलावा अन्य किन महत्वपूर्ण किंतु सूक्ष्म मात्रिक तत्व हैं, ये आपका सूक्ष्म जो है आपके क्या है? खनिज लवण है, इसमें कौन आता है? क्रोमियम है, तांबा, आयोडीन, लोहा, मैग्नीज और जस्ता। देखिए, ये आपका मुख्य है और ये क्या आपका सूक्ष्म है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपका सेलेनियम भी अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने में क्या होते हैं? उपयोगी होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिना पचे हुए भोजन को हमारे शरीर से बाहर निकालने में कौन सहायक होता है? पढ़ चुके हैं इसके बारे में, तो कौन? आपका आहारी रेशे, जिससे आप लोग क्या कहते हैं? रुक्षांश कहा जाता है इन्हें, ठीक है, रुक्षांश। तो ये क्या करते हैं? हमारे शरीर से भोजन को जो है पचाने में, बाहर निकालने में क्या करते हैं? बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में सहायता प्रदान करते हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जिन खाद्यों में रेशे विद्यमान होते हैं, ठीक है, जो खाद्य पदार्थ में, जिन खाद्य पदार्थों में क्या होते हैं? रेशे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम आहारी रेशा युक्त भोजन कहते हैं, नहीं रुक्षांश कहते हैं। आहारी रेशे या रुक्षांश पादप उत्पादों जैसे आपका साबुत अन्न, साबुत दाल, आलू, सलाद, ताजे फल व सब्जियों से प्राप्त होता है।
जिसे आप लोग फाइबर कहते हैं। ठीक है, फाइबर किसमें होता है, जैसे हम खीरा वगैरह खाते हैं, तो जो आपका मोटे अनाज होते हैं, बाजरा वगैरह हो गया कहते हैं ना। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये पाचन में बहुत सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं। ठीक है, और भोजन में पचाने में सहायता प्रदान करते हैं। आहारी रेशे हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते। ये पॉइंट आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। जो आहारी रेशे होते हैं, पाए तो जाते हैं भोजन में, लेकिन पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं। फिर भी ये भोजन के लिए क्या होते हैं, आवश्यक अवयव होते हैं। आहारी रेशे हमारे शरीर से बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में मदद करता है। ये पॉइंट बार बार मैं कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आहार फाइबर प्रदान नहीं करता है? कौन सा जो है फाइबर प्रदान नहीं करता है? तो साबुत अनाज अभी बताया, रुक्षांश के बारे में बात करा। साबुत अनाज प्रदान करता है, ताजे और फल और सब्जियां प्रदान करते हैं। दूध नहीं, दूध में क्या होता है आपका, विटामिन सी और फाइबर नहीं होता। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, फाइबर और विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता, बाकी सभी पोषक तत्व जो है दूध में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एनीमिया डैश की कमी के कारण होता है। एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? तभी बताया था, एनीमिया जो है आपका आयरन की कमी से होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कौन सा विटामिन पूछे तो विटामिन ध्यान रखिएगा, B12। B12 कमी से एनीमिया रोग होता है। और B12 का जो है रासायनिक नाम क्या होता है, साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन जो है इसका क्या होता है, रासायनिक नाम होता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? इसमें पूछ रहा है कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता। अभी बताया था मैंने, विटामिन सी नहीं पाया जाता दूध में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूध में आपका फाइबर और विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपका स्कर्वी। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। और इसके स्रोत क्या है, आपका जो खट्टे फल होते हैं, खट्टे फल जो है इसके क्या होते हैं, प्रमुख स्रोत होते हैं। और हम बात करते हैं इसका रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो है इसका क्या होता है, रासायनिक नाम होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, आपका रतौंधी। विटामिन बी की कमी से आपका बेरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में मदद करता है? रक्त के थक्के जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तो आपका विटामिन के हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर, विटामिन के। अगर हम बात करें विटामिन के का जो है रासायनिक नाम क्या होता है, तो आपका फिलिक्यूनोन। फिलिक्यूनोन जो है आपका, इसका क्या होता है, रासायनिक नाम होता है। ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, चैप्टर 2 से जो है आपके जितने प्रश्न बनते हैं, बन सकते थे, मैंने सारे प्रश्नों को इसमें शामिल कर दिया है। ठीक है, अगला चैप्टर आपका चैप्टर 3, जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। इससे पहला प्रश्न है, तागा यानी धागा पतले तंतुओं से मिलकर बनता है। इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं पूछा है? जो आपका ये तागा होता है, ये किससे बनता है, तो पतले तंतुओं से मिलकर बनता है। और इन तंतुओं के संदर्भ में पूछ रहा कौन सा कथन सही नहीं है? पहला करा, रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त होते हैं। बिल्कुल सत्य है। रुई और जूट किससे प्राप्त होते हैं, तो आपका पादपों से प्राप्त होते हैं। बिल्कुल सत्य है। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, ये आपका गलत है। जूट जो है नारियल का बाहरी आवरण नहीं होता, बल्कि किससे प्राप्त होता है ये, तो आपका पटसन से प्राप्त होता है। पटसन से प्राप्त होता है जूट। तीसरा है, रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है। बिल्कुल सत्य है। रेशम तंतु जो है आता है, ये रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है। सभी को पता होगा, सही है। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। बिल्कुल सत्य है। ऊन भी आपका जो है भेड़ बकरी वगैरह से प्राप्त किया जाता है। रेशम भी आपका किससे, अभी ये बताइए, आपका कोकून से खींचा जाता है, तो ये भी जंतु से होता है। तो ये भी आपका सही है। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन बी। जूट जो है आपका पटसन से प्राप्त होता है, ना कि नारियल से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं व्याख्या। तागा अनेक तंतुओं की पतली लड़ियों से मिलकर बनता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तागा जो होता है ये तंतुओं की पतली लड़ियों से मिलकर बनता है, ठीक है। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त होते हैं। रुई और जूट ये किससे प्राप्त होते हैं, पादप से प्राप्त होते हैं। रुई की बात करते हैं तो ये किससे प्राप्त होता है, कपास से प्राप्त होता है। और ये जो जूट होता है ये किससे प्राप्त होता है, तो ये पटसन के रेशे होते हैं। पटसन जो है एक द्विबीजपत्री रेशेदार पौधा होता है, जिसे पाट या पटुआ कहते हैं। गांव में इसे पटुआ कहा जाता है, ठीक है।
अला रेशम और ऊन दोनों जंतुओं से प्राप्त होते हैं, सभी को पता है। रेशम आपका रेशम कीट से प्राप्त होता है, जो कोकून से मतलब कौन सा होता है, कोकून, ठीक है, ये आपका रेशम। और ऊन जो है किससे प्राप्त होता है, तो भेड़, बकरी, खरगोश खरगोश ऊंट तथा याक के बालों से आपका क्या प्राप्त होता है, ऊन प्राप्त होता है, यानी ये जंतुओं से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं इसमें, फ्लैक्स दिया है, पॉलिस्टर दिया, नायलॉन, एक्रेलिक और रेशम। करा उपयुक्त तंतुओं में से कौन से संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है? संश्लिष्ट तंतु यानी कृत्रिम, यानी जो मानव के द्वारा बनाया गया है। कौन सा है इसमें? फ्लैक्स, जिसे आप लोग जूट कहते हैं, ये क्या हो गया, ये तो आपका प्राकृतिक हो गया, ठीक है, पादप से प्राप्त होता है तो प्राकृतिक हो गया ये। पॉलिएस्टर, तो ये आपका कैसा है, तो ये आपका संश्लिष्ट है। नायलॉन भी आपका संश्लिष्ट है, एक्रिलिक भी आपका संश्लिष्ट है। रेशम, तो ये किससे प्राप्त होता है, ये जंतु से प्राप्त होता है, तो ये भी नहीं होगा, तो आपका हो जाएगा दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। इसमें करा संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है, तो आपका दूसरा, तीसरा और चौथा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपका फ्लैक्स आपका प्राकृतिक है, रेशम आपका ये जंतु से प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए, कपास, जूट, रेशम तथा ऊन के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, तो ये क्या हुए, तो प्राकृतिक तंतु हैं, इन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक तंतु हैं ये, ठीक है, कपास वगैरह। बाकी ऐसे रासायनिक पदार्थों से निर्मित तंतु जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, संश्लिष्ट तंतु कहते हैं, यानी कृत्रिम कहलाते हैं, ठीक है। जैसे आपका पॉलिएस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, एक्रिलिक हो गया, ये सब क्या है, आपका संश्लिष्ट तंतु हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये चैप्टर आपको जो है क्लास 7 में भी मिलेगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें जो है और डिटेल से सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में पटसन यानी जूट की खेती सर्वाधिक कहाँ पे होती है? ध्यान रखिए, यहाँ पे सर्वाधिक पूछा है, तो सर्वाधिक कहाँ पे होती है भारत में, तो पश्चिम बंगाल में होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। इसके अलावा कहाँ पे हो इसकी खुद खेती की जाती है, तो आपका बिहार में भी की जाती है, असम में भी इसकी खुद खेती होती है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक कहाँ पे होती है भारत में, तो आपका पश्चिम बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? प्राकृतिक रेशा भी बताया था, रेशम क्या है, तो ये भी प्राकृतिक है, जूट भी आपका प्राकृतिक है, नायलॉन नहीं है, नायलॉन जो है आपका ये संश्लिष्ट यानी कृत्रिम रेशा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कपास की खेती के लिए सभी को पता, ध्यान रखिएगा, यही दिया है प्रश्न एनसीईआरटी में ये, ठीक है। किससे प्राप्त होती है, मतलब उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो आपका काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत उपयोगी होती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी अक्सर पूछा जाता है, और इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी या इसे कहा जाता है, ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसे कपासी मृदा भी कहते हैं, क्योंकि कपास के लिए उपयोगी होती है, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही पूछा है इसमें? पटसन यानी जूट पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं, बिल्कुल सही है। जो आपका ये जो पटसन होता है, जब ये पुष्प की अवस्था में होता है तब इसे काटते हैं, ठीक है। पटसन के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं, आप सभी को पता होगा। इससे क्या कर जाता है, जल में डुबा जाता है कुछ दिनों के लिए, ठीक है। तो क्या होता है, जब ये थोड़ा थोड़ा सड़ जाता है तो रेशे जो होते हैं इसके ऊपर उड़ जाते हैं, फिर उसे निकाल लिया जाता है, ठीक है। रेशे से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं, बिल्कुल सत्य है। रेशे से तागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कताई कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपके चैप्टर 3 से इतने प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 4 जिसका नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। तो इससे प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जल में विलेय है? जल में विलेय पूछ रहा, कौन सा इसमें? तो ऑक्सीजन जल में घुलनशील है, बिल्कुल सही है। सिरका भी आपका जल में मिल जाता है, ये भी सही है। मिट्टी का तेल, ये आपका जल में क्या होता है, नहीं घुलता है। तो इसमें आपका विलेय पूछा है, यानी जो घुल सकता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिट्टी का तेल जो है पानी में थोड़ी मिलता है, ऊपर आ जाता है, तो यही आपका जो होगा ये गलत हो जाएगा, बाकी दोनों सही है। विलेय पूछा है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ पदार्थ या गैस जल में क्या होते हैं, पूर्णतः घुल जाते हैं, ऐसे पदार्थों के क्या कहा जाता है, विलेय पदार्थ कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। बात करें अगर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया आपका, सिरका तथा नींबू का रस, ये सब क्या होते हैं, जल में
विलेय होते हैं। कुछ पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं, ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? अविलेय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अविलेय कहलाते हैं। जैसे आपका मिट्टी का तेल क्या होता है? ये जल में अविलेय, यानी जल में नहीं घुलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पारभासी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पारभासी यानी ट्रांसलूसेंट है? तो कौन सा है इसमें? तो आपका तेल लगा कागज। इसका मतलब होता है आपका अर्ध पारदर्शी। ठीक है, हिंदी में इसे ध्यान रखिएगा, अर्ध पारदर्शी इसे कहा जाता है। तो ये आपका तेल लगा हुआ कागज, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, वह पदार्थ जिसके आर पार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। जैसे कांच हो गया, इसके आर पार हम देख सकते हैं तो ये पारदर्शी हो गया। और जिनके आर पार हम नहीं देख सकते उन्हें क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। जैसे आपका दीवार हो गया, गत्ते का डिब्बा हो गया, ये सब अपारदर्शी में आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, कांच पारदर्शी और गत्ते का डिब्बा अपारदर्शी है। ऐसे पदार्थ जिसके आर पार तो देखा जा सकता है किंतु बहुत स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं, यानी ट्रांसलूसेंट कहते हैं। इन थोड़ा बहुत धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? पारभासी होते हैं। जैसे आप लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट कहते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और तेल लगा हुआ कागज क्या होता है? ये पारभासी होता है, थोड़ा बहुत दिखाई देता है, यानी धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं, बिल्कुल सही है। देखिए, हर पदार्थ अपने में क्या होता है? अलग अलग होता है, भिन्न होता है, उनके गुण अलग अलग होते हैं, बिल्कुल आपका सत्य है। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं, बिल्कुल सत्य है। कुछ पदार्थ जो है आपके चमकदार होते हैं, कुछ जो है चमकते नहीं है। जैसे आपका जो धातुएं होती है चमकती है, तो ये पॉइंट आपका बिल्कुल सत्य है। कुछ लगाया तो सही है ये। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी नहीं, हमारे चारों ओर की जो वस्तुएं हैं अलग अलग पदार्थों से बनी होती हैं। तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें सही नहीं पूछा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम अध्याय 5 पे बढ़ते हैं जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, पदार्थों का पृथक्करण। ठीक है, तो प्रश्न देखते हैं इससे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथक्करण की विधियां हैं? पृथक्करण की विधियां इसमें कौन सी है? तो निस्वापन बिल्कुल सत्य है ये, निस्तारण भी आपका, निस्यंदन भी है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, निस्वापन, निस्तारण और निस्यंदन तीनों हुए मिश्रणों से उसके अवयवों के पृथक्करण की विधियां, ये सब क्या है आपका? ये पृथक्करण की विधियां हैं। इसके अतिरिक्त बात करें, हस्तचयन भी आपका इसकी पृथक्करण की विधि है, चालन भी है आपका, अवसादन भी है, थ्रेशिंग और वाष्पन भी है। ठीक है, ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये सब क्या है? आपके पृथक्करण की विधि है। इसके बारे में भी आगे हम पढ़ते हैं। अगला है, प्रश्न है, किस विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जाता है? करा किस विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों में जो आपका कंकड़ पत्थर होते हैं उसको जो है हम किस विधि से निकालते हैं? तो उसको जो है हस्तचयन विधि से निकालते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा घरों में क्या करते हैं, चावल और गेहूं में अगर जो मिट्टी के कंकड़ होते हैं या छोटे बहुत भूसे वगैरह होते हैं उसमें, तो उसको कैसे निकालता है? हाथ से उसे बिन लिया जाता है, उसे कहते हैं हस्तचयन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अला हल्के भूसों को भारी अनकड़ों से किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? हल्के जो भूसे होते हैं और भारी जो कड़ होते हैं, अनाज के कड़ होते हैं, किस विधि से अलग किया जाता है? उसे निष्वापन विधि से अलग किया जाता है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? ओसाना कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा गांव में जब कुछ भी ऐसे आपका गेहूं वगैरह या कुछ भी दालें या कुछ भी जो आपका अनाज जो होते हैं काट के आते हैं तो क्या करते हैं? उन्हें हम ओसाते हैं, तो उसमें जो आपका धूल उल वगैरह कण होते हैं वो सब उड़ जाते हैं, बाकी जो अनाज होता है वो आपका क्या होता है? इकट्ठा इकट्ठा हो जाता है एक जगह पे, वही आपका उसी को क्या कहते हैं? निष्वापन या ओसाना कहते हैं। ठीक है, हिंदी में ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब पवन की मदद से हल्के कणों को भारी कणों से अलग किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? निष्वापन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अनाज से भूसों को अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। निष्वापन ध्यान रखिए, इसे क्या कहते हैं? ओसाना कहते हैं, हिंदी में से ओसाना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथक्करण की विधियों के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने कथन है उतने प्रश्न है, ध्यान रखिए, कथन बहुत इंपॉर्टेंट है सारे ये। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, किसी मिश्रण के कणों के अमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। बिल्कुल आपका ये सत्य है। अमाप, अमाप मतलब यानी जो कण है वो छोटे बड़े, ठीक है। तो किसी मिश्रण के कणों में, जैसे हम बात करते हैं चालन की बात करें तो आपने देखे चालते हैं जो आटा होता है, आटे में जो होता है आपका भूसी वगैरह जो होता है, जो भी आपके एक्स्ट्रा पदार्थ होते हैं उससे हम जो है किससे नाप चालते हैं, तो आपका चालन विधि से, ठीक है, उसे हम चालन विधि से अलग करते हैं, तो ये आपका चालन हो गया। तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया। निस्यंदन जैसे आपका चाय की पत्ती हो गई, चाय की, ये द्रव के लिए प्रयोग किया जाता है निस्यंदन। चाय की पत्ती को हम जो है इससे छान लेते हैं, तो ये आपका क्या कहलाता है, निस्यंदन। निस्यंदन मतलब होता है फिल्टर करना, ठीक है। जैसे आप पानी को फिल्टर करते हैं तो आपका क्या, कौन सी प्रक्रिया है, तो निस्यंदन की प्रक्रिया है, ठीक है। द्रव तथा उसके अविलेय पदार्थों के अवयवों को निस्यंदन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। अभी मैंने बताया कि ठीक है, ये आपका निस्यंदन यानी फिल्टर विधि द्वारा किया जाता है। जो भी जल में क्या होते हैं या द्रव में अशुद्धियां होती हैं उसको, रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं। रेत और जल के मिश्रण में रेत के कण जो है तली पे बैठ जाते हैं, बिल्कुल सत्य है। और अवसादन विधि द्वारा जल को उड़ेल कर पृथक किया जाता है, ये आपका गलत हो जाएगा। जो आपका उड़ेल कर किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे निस्तारण कहते हैं, ठीक है, निस्तारण कहते हैं। तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछ रहा कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी। अभी आगे हम इसको बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। देखिए, चालन प्रक्रिया में चलनी या छन्नी का प्रयोग किया जाता है। इसमें आपका मिश्रित अवयवों के बड़े कणों को चालकर अलग कर लिया जाता है। आप उदाहरण ध्यान रखिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा आटा, ठीक है। अधिक महीन अशुद्धियों को छानने के लिए कपड़े अथवा फिल्टर पत्र का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निस्यंदन कहते हैं। दोनों प्रक्रियाओं में मिश्रण के कणों के अमाप में अंतर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यानी आपका क्या हो जाएगा, ये जैसे आपका चाय पत्ती हो गया, चाय की पत्ती को जो हम छानते हैं, ठीक है, ये आपका क्या होगा, निस्यंदन विधि से छानते हैं, निस्यंदन विधि उसे कहते हैं। अगला, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव के तली में बैठ जाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, अवसादन कहते हैं। जैसे आपने देखा जब हम दाल और चावल को धुलते हैं तो क्या होता है, दाल जो होती है आपका नीचे बैठ जाती है और जो भी अशुद्धियां होती हैं वो क्या होती हैं, ऊपर आ जाती हैं। इसको क्या कहते हैं, अवसादन कहते हैं। और अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निस्तारण करते हैं। यानी जब हम इसको जो है उड़ेल देते हैं, पानी और जो अशुद्धियां होती हैं ऊपर, और नीचे हमारी जो दाल है वो जो है हमें मिल जाती है शुद्ध रूप में, ठीक है। चावल भी होता है, हम उसको भी जब हम धोते हैं तो जो उस ऊपर होते हैं अशुद्धियां ऊपर आ जाती हैं, फिर हम जो इसको निकाल लेते हैं, निस्तारण कर लेते हैं। इसी को क्या कहते हैं, निस्तारण कहते हैं, ठीक है। आपको सारा समझ में आ गया होगा, चालन समझ में आ गया ना, आटा समझ लीजिए, उदाहरण ध्यान रखिए, बस उदाहरण से आपको जो पूरा कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। निस्यंदन ध्यान रखिएगा, हम द्रव में प्रयोग किया जाता है, जैसे फिल्टर, इसका ध्यान रखिए, फिल्टर करना, तो चाय पत्ती हो गया, ठीक है। और अवसादन, ये आपका क्या होता है, जो पदार्थ होते हैं वो आपका नीचे बैठ जाता है और जो अशुद्धि होती है ऊपर आ जाती है, वो क्या हो गया, अवसादन हो गया। और इसी अवसादन जो मिश्रण होता है, इसको जब हम पानी को गिरा देते हैं, अशुद्धियों को गिरा देते हैं, तो ये क्या होता है, आपका निस्तारण होता है, ठीक है। तो सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके, ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, उसे संतृप्त विलयन कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, संतृप्त विलयन कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करा किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने की उसकी विलेयता यानी उसके जो घुलनशीलता की जो आपका गुण है उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जो है गर्म करने पर क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गर्म करने पर क्या होता है, विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डंडियों से अनाज कड़ों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को क्या कहा जाता है। डंडियों से जो होता है, ये जो अनाज की डंडी होती है उससे हम अनाज को अलग करते हैं, तो इस विधि को क्या कहा जाता है, तो उसे आप क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं।
ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। आपने देखा होगा गेहूं वगैरह का जो किया जाता है वही आपका थ्रेशिंग, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट अपन अभी पढ़ा बताया था, इसका मतलब आपका ओसाना होता है, ठीक है। और हस्त चयन सभी को पता है, जैसे जो आपके बड़े कड़ होते हैं गेहूं वगैरह में, उसको जो हम हाथ से निकालते हैं वही आपका हस्त चयन हो गया। थ्रेशिंग आपका जो है आपका ये अनाज की डंडियों से जो हम अनाज निकालते हैं वो आपका थ्रेशिंग होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला किसी द्रव के सतह के कणों का गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, वाष्पन कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, पदार्थ के द्रव से धीरे धीरे वाष्प की दिशा में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पन कहते हैं, सभी को पता है। देखिए संघनन किसे कहते हैं, तो गैस से द्रव बनने की परिघटना को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। देखिए पहले क्या बना आपका, वाष्प हो गया, वाष्प से पुनः आपका जो है जल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी द्रव बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। आपने देखा है जब हम लोग पानी गर्म करते हैं तो ऊपर हम ढक्कन लगा देते हैं तो पहले गैस बनता है, तो ऊपर जाकर सतह पर लग जाता है, फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, फिर जल बन जाता है, तो वही आपका क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। और यह वाष्पन के विपरीत है, प्रायः जल चक्र के संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है। वर्षा भी क्या होता है, एक प्रकार का संघनन ही होता है। ध्यान रखिएगा, सभी को पता है पानी क्या होता है, पहले वाष्प बन के उड़ता है, फिर वो धीरे धीरे आपका संघनित हो जाता है, वही आपका क्या होता है, वर्षा के रूप में नीचे गिरता है, ठीक है। अगला, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन या उत्सादन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैस में, ध्यान रखिएगा, ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैस में जो प्रक्रिया बदलती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। ये पूछा गया है, ऊर्ध्वपातन को क्या कहते हैं, उत्सादन कहते हैं। आपकी बारी एग्जाम में दिया गया था, उत्सादन कहते हैं उसे, और इंग्लिश में आपका सब्लिमेशन कहते हैं। इंग्लिश जरूर पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। अगर जो आपका समझ ना आए ना जो पॉइंट, उसका जो है एक बार आप लोग इंग्लिश पढ़ने की कोशिश जरूर करिएगा, ठीक है। ऊर्ध्वपातन को उत्सादन भी कहते हैं और सब्लिमेशन भी कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होता है आपका, कपूर हो गया, नेप्थलीन हो गया, ठीक है। ये सब जो है ऊर्ध्वपातन के उदाहरण है। आपकी बार ये पूछा गया था कपूर के बारे में, तो ध्यान रखिएगा, ऊर्ध्वपातन का यह उदाहरण है, ठीक है। ये डायरेक्ट जो है ठोस से किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों चैप्टर 5 से जितने भी प्रश्न बन सकते थे मैंने सारे प्रश्नों को इसमें शामिल कर दिया है, ठीक है। इससे आगे आपके जो है कोई प्रश्न नहीं बनेंगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग अगर वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो कैसे लगी जो बताइएगा। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।